जी सामने कराम, मस्त एफएम 103 मुल्तान में आपके साथ आपका मेज़बान इसरार चौधरी और प्रोग्राम मेडिकल मैटर्स लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज मेडिकल मैटर्स में ताउन हमें हासिल होता है मुख्तार शेख हॉस्पिटल का। आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर अदील अनवर बेग, माहिर अमराज़ नफ्सियात। डॉक्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब वेलकम कहते हैं आपको स्टूडियोज़ में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? आज तो आपने बहुत हिम्मत की है। आपको पता मुल्तान सारा PSL की वजह से बंद है और ट्रैफिक ब्लॉक, और फिर भी आप पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत है, आप बुलाएंगे तो हम क्यों नहीं आएंगे। जी ज़रूर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं आज बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे कि हमें ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये मेंटल जो चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ है, बच्चों की मेंटल हेल्थ से क्या, बड़ों का तो हम कहते हैं जी इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, बच्चों के हवाले से बताइए कि क्या है। नहीं जी, बच्चों की ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ भी उतनी ज़रूरी है जितनी बड़ों की है। जाहिर सी बात है, आज बच्चे हैं, कल को उन्होंने ही बड़ा होना है। अमूमन बच्चों की मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ हम माइलस्टोन्स या मुख्तलिफ चीज़ों को हम देख रहे होते हैं कि बच्चा उम्र के मुताबिक जो है जिस्मानी हिसाब से तुम देख ही रहे होते हैं कि उसका कद और वज़न वगैरह उस हिसाब से बढ़ रहा हो, लेकिन ज़हनी सेहत के हवाले से हमारा मतलब होता है कि बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक समझ बूझ, चीज़ें सीखने समझने की सलाहियत उसकी, उसके रवैये, उसका मिजाज, उसका मेल जोल, उठना बैठना, रोज़मर्रा के काम, जिस तरह वॉशरूम जाना है, नहाना धोना, कपड़े वगैरह बदलना, स्कूल पढ़ाई वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों की या चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ में आती हैं कि ये चीज़ें बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सीखते जाएँ। और इसका कोई पैरामीटर्स भी होते हैं चेक करने के, क्या आप समझते हैं कि बच्चा बिल्कुल ग्रोथ ठीक जा रही है? हाँ जी, इसके बिल्कुल होते हैं। हर उम्र में मुख्तलिफ इसके वो पैरामीटर्स होते हैं। अमूमन जिस तरह एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहलाते हैं, जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है 3-4 माह की उम्र में गर्दन ठहराता है, 6-7 माह की उम्र में बैठना, ज़मीन पर अड़ना चलना, ये सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहलाते हैं। तो इन्हीं से हम पहली एक आइडिया लगाते हैं कि बच्चा जिस तरह उसकी जिस्मानी सेहत बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी ज़हनी नशो नमा भी या ज़हनी सेहत भी उसी हिसाब से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। 2 साल की उम्र के बाद अमूमन फिर बच्चा बोल चाल की तरफ आ जाता है, बोलने के उसके तरीके कार में बाज़ औक़ात अगर कोई मसला होता है तो उससे अंदाज़ा होता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें बच्चों ने सीखनी होती हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे बाथरूम जाना है, नहाना धोना है, कपड़े वगैरह बदलना है, ख़ुद से खाना खाना है, कोई छोटे मोटे काम करने हैं, खेल खेलने हैं, वो चीज़ें भी फिर अमूमन ये सारी उसमें हमारी असेसमेंट में या ज़ाहिर करती हैं कि आया बच्चे की जिस्मानी सेहत के साथ साथ उसकी ज़हनी उम्र भी सही से बढ़ रही है या उसकी ज़हनी सेहत भी सही चल रही है कि नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने मेंटल हेल्थ बारे तो बताया, मेंटल हेल्थ और डिसऑर्डर इनके दरमियान फ़र्क क्या है? हाँ जी, इसमें थोड़ा सा मिलता जुलता भी है और लेकिन इनमें एक वाज़ेह फ़र्क भी है। डिसऑर्डर्स अमूमन हम वहाँ पे कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी मुख्तलिफ अलामात एक साथ नज़र आ रही हों और वो किसी एक बीमारी की तरफ निशानदेही कर रही हों। अब जैसे सादा सी मिसाल अगर मैं दूँ कि बुखार एक आम हमारी एक अलामत है या कॉमन एक हमारा सिम्टम है। अब बुखार जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अलामत हमें एक नज़र आती है बुखार कि वो है। तो इसी तरह बहुत सी दफ़ा में बच्चों में भी हमें एक मखसूस अलामत नज़र आ रही होती है जो बाज़ औक़ात उस बाकी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही होती तो बाज़ औक़ात वो एक किसी डिसऑर्डर की तरफ या एक मखसूस बीमारी की तरफ निशानदेही कर रही होती है। बहुत सी दफ़ा में बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होते हैं, कोई उनको मसला नहीं होता, सिर्फ एक आध कोई चीज़ होती है कि जिसकी वजह से घर वालों के लिए परेशानी होती है, तो उसमें फिर बहुत सी दफ़ा में हम उसको डिसऑर्डर्स नहीं
सिर्फ उसको हम मेंटल हेल्थ इशू के तौर पे या जो भी वालिदैन की शिकायत हो या बच्चों को कोई इसमें शिकायत हो तो फिर हम उसको उस तरीके से फिर देखते हैं। तो बेसिक फ़र्क सिर्फ ये है कि डिसऑर्डर जो है वो मखसूस किस्म की अलामात हैं जो कि तशख़ीस की जा सकती हैं। बहुत सी दफ़ा में अगर सिर्फ कोई एक अलामत हो तो वो फिर डिसऑर्डर में नहीं आती, वो सिर्फ एक कंप्लेन के तौर पे सामने नज़र आती है। इन तमाम बच्चों की जो लुक आफ्टर है वो पेरेंट्स करते हैं। बिल्कुल जी। तो पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आइडियल पेरेंटिंग क्या होती है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि पेरेंटिंग का लफ्ज़ जो है वो पेरेंट्स है, माँ और बाप। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों की परवरिश जो है माँ बाप दोनों की ज़िम्मेदारी है। और ठीक है, उसमें कुछ रोल्स मखसूस हुए हैं कि वालिद का एक मखसूस रोल होता है, वालदा का अलग होता है, लेकिन जब दोनों घर में मौजूद हैं तो उनकी परवरिश दोनों की ज़िम्मेदारी है, पहली चीज़। दूसरा ये कि आइडियल पेरेंटिंग या कोई जिसको हम कहते हैं ना कि हम कोई ऐसी किताब दे दें कि हाँ जी ये आप पढ़ लें और आप सबसे अच्छे वालिदैन बन जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। कोर्स नहीं है, ऐसा कोई कोर्स नहीं है, ऐसी कोई किताब नहीं है। हर वालिदैन मेरा ख्याल से अपने जो भी उनके वसाइल हैं, जो भी उनके घर का माहौल है, जो उनके अपने तजुर्बात, जो उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो उसके हिसाब से अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन परवरिश कर रहे होते हैं और उनकी सबसे बेहतरीन तरीके से रहनुमाई कर रहे होते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात शायद तरीक़ाकार गलत हो सकता है, लेकिन जो उसके पीछे उनका जज्बा, उनकी मोहब्बत है बच्चों के लिए, जो सिंसियरिटी है, उस पर कोई शक नहीं है। तो बहुत सी दफ़ा में ये होता है वालिदैन का सवाल कि जी हम अच्छे वालिदैन किस तरह बन सकते हैं, या हम बच्चों के जो हैं वो क्या कहते हैं कि हम आइडियल पेरेंट्स किस तरह बन सकते हैं। तो आइडियल पेरेंट्स, हर वालिदैन एक अपने बच्चे के लिए आइडियल पेरेंट है, क्योंकि वो अपने तमाम तर वसाइल, तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर रहे हैं। तो हर पेरेंट एक आइडियल पेरेंट है। ओके, अच्छा, जो 7 साल के अंदर जो बच्चे हैं और हम उनकी हेल्प कैसे कर सकती हैं, ज़रा ये बताइए। हाँ जी, ज़िंदगी का हर साल कह लें, या अगर हम उनको मखसूस उम्र के ग्रुप्स में डिवाइड, जी बिल्कुल, स्टेप्स कह लें, या उनको एज ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, तो हर उम्र में बच्चे के लिए मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं। अमूमन 7 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, हम ये कहते हैं कि ये इनकी रैपिड डेवलपमेंटल स्टेज है। ये वो है कि जहाँ पे उनकी बहुत सारी चीज़ें रोज़ाना के हिसाब से जो है वो चीज़ें बदल रही हैं। एक चीज़ जो वालिदैन को ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ये वो टाइम है कि जिसको हम कहते हैं ना कि ये यहाँ पर आप असल में बीज बोना शुरू कर रहे हैं, जहाँ से बच्चे की आगे चल के शख्सियत और बहुत सारी चीज़ों का दारो मदार वो इन्हीं शुरू के फॉर्मेटिव ईयर्स, जिनको बाज़ औक़ात कहते हैं या बाज़ औक़ात डेवलपमेंटल ईयर्स कहते हैं, इनमें होता है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले दिन से अपने दिमाग में ये बिठा लें कि जैसा आपने बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा आपको बच्चे के सामने खुद बनना पड़ेगा, जिसको हम रोल मॉडलिंग कहते हैं। रोल मॉडलिंग ज़िंदगी के शुरू के 18, 19, 20, 22 साल भर के तमाम उम्र तक बच्चों के लिए जो है वो एक बहुत अहम चीज़ होती है। तो एक चीज़ तो ये है कि जैसे आप बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसे ही आप खुद बने। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत सी दफ़ा में वो देख के और इर्द गिर्द के माहौल से वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो जैसा हम उनके सामने बिहेव करेंगे, जैसा दूसरे लोगों के साथ हमारे रवैये होंगे, बातचीत, उठने बैठने का तरीका, खाना खाने पीने का, इन तरीक़ों से बच्चे वो सीख रहे होते हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि उनके लिए हमें रोल मॉडल जो है वो बनना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा ये कि ये वो उम्र है कि जिसमें बच्चे अमूमन उनका सारा दारो मदार हमारे ऊपर होता है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनका हर चीज़ हमसे मुनहसर होती है। तो एक उसी में साथ फिर एक और बड़ी अहम चीज़ आ जाती है कि उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, कि जहाँ पे वो महफूज भी हों, हमारी ज़ेर निगरानी भी हों, हम उन पे जो है वो हर चीज़ पे मतलब हमारी बिल्कुल चेक एंड बैलेंस हमारी एक वो प्रोटेक्शन में हो। दूसरा क्योंकि ये वो एक डेवलपमेंटल स्टेज है जहाँ पे बच्चों की, जिसमें मैं थोड़ा सा उसमें वो मेडिकल टर्म्स यूज़ करूँगा कि जिनको हम कहते हैं कि उनकी मोटर स्किल्स, उनकी सोशलाइजेशन, उनकी ये चीज़ें समझ बूझ बन रही होती है। मोटर स्किल से मुराद ये है कि जिस तरह हाथों हैं, उंगलियों का इस्तेमाल किस तरह करना है, समझ बूझ, कॉग्निशन जिसको हम कहते हैं, सोशलाइजेशन हम कहते हैं कि दूसरे बच्चों के साथ, बाकी घर वालों के साथ किस तरह उठना बैठना है। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो वो सीख रहे होते हैं। तो इसमें जो है ना वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मेरा ख्याल से रोल मॉडलिंग के साथ दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि आप उनके साथ बैठें। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर पर आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, जैसे ट्रेसिंग हो गई, नुक्ते बनाए और नुक्ते मिलाना, उनको हाथ पकड़ के आपने सिखाना शुरू किया, वो उनकी मोटर स्किल्स में हेल्प करती है। फिर इसी तरह बहुत सी दफ़ा में वो किताबें वगैरह आती हैं जिनमें वो अ बे पे या ABCD वगैरह होती है, आपने वो ट्रेसिंग वगैरह सिखाई उनको, उससे उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं।
इसी तरह पे साथ कुछ एक्सरसाइजेज छोटी सी होती हैं, जिस तरह वो अक्सर जिसको हम कहते हैं कि वो तस्बीह में दाने डालने वाली एक्सरसाइज होती है, वो चीज़ें उनकी वो उस तरह की मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। फिर ये के साथ उनके साथ बैठ के मुख्तलिफ कहानियाँ पढ़ना या कोई बुक्स वगैरह पढ़ना, ताकि वो उनका दिमाग जो है वो बेहतर नशोनुमा पाए। तो ये वो टाइम होता है कि जिसमें शायद बच्चों को बहुत ज़्यादा वालिदैन की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ जिस्मानी हिसाब से कि जहाँ पे उनको एक महफूज माहौल चाहिए, बल्कि ये वो टाइम होता है कि हम जिस तरफ बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता लगानी शुरू कर देंगे वो वही आदतें उस तरफ चला जाएगा। बहुत सी दफ़ा में ये वालिदैन की शिकायत भी होती है कि जी बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत है, तो वो स्क्रीन टाइम अगर हम वो देखें तो वो बचपन में हमने ही शुरू किया होता है। हाँ, जो बच्चा रोता है मोबाइल माँ हाथ में पकड़ा देती है। बिल्कुल, तो ज़रा जो है ना वो थोड़ी सी जितनी उम्र से, ठीक है अब ज़रूरत भी है मोबाइल एक हद तक, लेकिन ये है कि उसमें साथ बच्चों को किताबें, तस्वीरें वगैरह वाली चीज़ें, इन चीज़ों की तरफ हम जितना लगाएंगे वो उतनी, वही वाली चीज़ है जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ की कि ये एक बीज है जो आप बोने लगे हैं, तो वही अच्छा बीज बोएं कि जो हम आगे देखना भी चाहते हैं। सर, ये ख़ासकर जो बच्चों के लिए, जब माँ बाप परेशान होते हैं, जब बच्चे सने बलूगत को पहुँचते हैं, उस एज की तरफ जाते हैं जब एक बलूगत का अमल शुरू होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बलूगत के आसपास जिस तरह अमूमन 12-13 साल उसमें हम कहते हैं, अमूमन 12-13 और उससे अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाएँ 7-8 साल की उम्र, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ बच्चों का एक डेवलपमेंटल फेज़ होता है, या इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से उनकी नशोनुमा हो रही होती है। छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अब ये वो एज ग्रुप है 7-8 साल की उम्र से 12-13 साल की उम्र तक का, जिनकी अब समझ बूझ पुख्ता होती जा रही है। अब वो बहुत सारी चीज़ें जिस तरह वो पहले सिर्फ देख सकते थे, समझ नहीं सकते थे, अब वो उस तरह देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और वो अब उसको रिस्पॉन्ड भी उस तरह कर सकते हैं। उनके इमोशंस, जज्बात, उनकी फीलिंग्स अब ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद डेवलप होने जा रही हैं। तो उसमें अगेन वही चीज़ है कि बार बार मैं कहूँगा कि एक तो रोल मॉडलिंग, कि हमने उस पे जो है वो बच्चों के सामने उसी तरह का बिहेव करना है जैसे हम वो चाहते हैं कि वो करें। दूसरा थोड़ा सा ये कि अगेन टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना है। अब शायद इस उम्र में आके 7 से 12-13 साल की उम्र तक में शायद क्वांटिटी इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती कि हम कितना टाइम उनके साथ स्पेंड करें। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि क्वालिटी अच्छी हो, कि हम उनको कोई पॉजिटिव चीज़ें सिखाएं, क्वालिटी टाइम हो। बिल्कुल। दूसरा ये कि अब क्योंकि बच्चों की समझ बूझ डेवलप हो रही होती है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम उनको आहिस्ता आहिस्ता सिखानी शुरू कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, उसके पीछे क्या वजह है। फिर अमूमन यही वो उम्र होती है कि जहाँ पे थोड़ा सा हम बच्चों को उनकी उम्र और अपने घर के माहौल और बाकी हिसाब से हम उनको थोड़ा, जिसको कहते हैं कि बैड टच गुड टच के बारे में बताना शुरू करें कि जी कौन से हिस्से आपके जो है वो आपने दूसरों के सामने कपड़े नहीं बदलने, पर्सनल क्या है, किस तरह कौन सा, अगर आपको कोई किस तरह हाथ लगाए तो कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन लोगों से किस तरह मिलना है, ये वो चीज़ें सारी बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता हम सिखाते हैं। तो ये क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और उनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनना शुरू होती है, जो कि फिर आगे चल के मज़ीद बलूगत के बाद उनको फिर और ज़्यादा मदद देती है। ओके डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ख़ासकर जब बच्चे टीन एजर्स होती हैं, और ये सवाल मैं कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा, लेकिन सवाल करता चलूँ, जो टीन एजर्स की तरफ बच्चे जाते हैं उनको कहते हैं बहुत टेक्निकली टैकल करना चाहिए, तो आप पेरेंट्स को ज़रूर ये बताइए कि उनको टैकल कैसे करना है। अभी हम एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे तो इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे। ज़रूर। जिस आपने कहा कमर्शियल ब्रेक जी, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक साहब इकराम, मस FM 103 और मुख्तार शेख हॉस्पिटल के ताउन से हम मौजूद हैं। प्रोग्राम मेडिकल मैटर्स है और हम बात कर रहे हैं बच्चों की नफ्सियात के बारे में। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल किया था कमर्शियल ब्रेक पर जाने से पहले कि जो टीन एजर्स हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। उसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो बहैसियत वालिदैन या फैमिली सपोर्ट के तौर पे हमें समझने की ज़रूरत होती है। एक ये कि ये बलूगत के बाद 12-13 साल की उम्र से लेकर तकरीबन 18, 19, 20, बाज़ औक़ात 22, 23 साल की उम्र तक बच्चों का जो दिमाग है वो मैक्सिमम डेवलपमेंटल फेज़ में चल रहा होता है, जिससे हमारी मुराद ये होती है कि अब ये बिल्कुल एक एडल्ट लाइक फॉर्म की तरफ जाना शुरू कर रहा है। तो बहुत सारे जो जिनको हम अपनी मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि उनके कनेक्शंस, उनके ब्रेन के एरियाज़ ये बहुत जल्दी डेवलप हो रहे होते हैं।
इसी के साथ साथ बच्चों में जिस्मानी तौर पे और हार्मोनल तौर पे बहुत सारी तब्दीलियां आ रही होती हैं। तो बहुत सी दफ़ा में बच्चों के कुछ रवैये, कुछ बिहेवियर्स, कुछ उनकी चीज़ें जो हैं वो इन सारी चेंजेस की वजह से हमें नज़र आ रही होती हैं। तो मेरा ख़्याल से कि ये एक वो एज होती है कि जिसमें सबसे ज़्यादा वालिदैन को बच्चों के साथ सब्र व तहम्मुल से काम लेना होता है। दूसरा ये कि बच्चों के साथ ये वो टाइम होता है कि जिसमें हमें उनके साथ एक बॉन्ड बनाना है। अक्सर वालिदैन कहते हैं कि जी हम बच्चों के जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। नहीं, हमें बच्चों का बेस्ट फ्रेंड नहीं बनना है, हमने उनका दोस्त नहीं बनना है, हमने उनको दोस्ताना माहौल देना है। क्योंकि अगर हम बच्चों के दोस्त बनेंगे तो फिर कोई और उनकी वालिदैन की जगह ले लेगा, जो कि गलत हो जाता है। तो बच्चों को दोस्ताना माहौल दें, उनकी बात सुने समझे। हमने उनको एक ये कॉन्फिडेंस देना है कि अगर उनसे कोई गलती भी होती है तो वो हमारे पास आए। एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम अक्सर के बच्चों की जो भी वो बात हो उसको हमने नॉन जजमेंटली सुनना है, कि हम उस पर कोई राय अक्स ना करें। ठीक है, कोई गलत है, सही है, उस वक्त सुन लें, बाद में उनको फिर हम आराम से जो है वो उनकी रहनुमाई करें। बहुत सी दफ़ा में ये होता है कि बच्चे से कोई गलती हुई टीनेजर्स में, वो हमारे पास आकर उन्होंने बताया और हमने एक इमीडिएट एक हमारा जो भी गुस्सा आया है, जिस तरह भी हुआ, हमने वो रद्द अमल जाहिर कर दिया। अब वो क्या होता है कि बच्चे वो एक कॉन्फिडेंस लूज़ करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा जी अगर अब कोई गलती होगी तो मैं अम्मी के पास जाऊँगा या अब्बू के पास जाऊँगा तो आगे से यही रवैया आएगा, तो इससे बेहतर है कि मैं उनको बताऊँ ही ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सब्र व तहम्मुल से काम करें, उनकी बात सुनें समझें, और जहाँ पर उनकी रहनुमाई करनी है, जहाँ पर उनकी वो परवरिश का अंसर है, वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद रहेगा। जब थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ बच्चा अब सुनने के मूड में है या थोड़ा सा वो रिलैक्स हुआ हुआ है, फिर उसकी वो जो है साथ साथ चीज़ें उनको जो है वो गाइड करते जाएं। एक और चीज़ इसमें जो अमूमन टीनेजर्स में बहुत ज़रूरी होती है, जो अक्सर वालिदैन जो है जिसको इग्नोर कर देते हैं, जिसको हम सेक्स एजुकेशन कहते हैं, या बच्चों की जिनसी रहनुमाई होती है कि अब वो बालिग हो गए हैं तो उनको ये कॉन्सेप्ट देना कि अगर कोई फ़ीमेल हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है, मेल हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है, ये बच्चों को सिखाना और समझाना बहुत ज़रूरी है। और अमूमन अगर ये चीज़ हम नहीं सिखाएंगे घर में तो ये फिर बच्चे खुदा ना खास्ता जो है ना ये चीज़ें फिर बाहर से सीखते हैं, और बाहर से अमूमन वो चीज़ें गलत ही सीखते हैं। एक और जो बड़ी अहम चीज़ होती है कि अब क्योंकि बच्चे मज़ीद समझदारी की तरफ जा रहे हैं, तो ये अमूमन वो टाइम होता है कि जहाँ पे बच्चों को दीनी जो भी दीनी तालीमात हैं उसकी तरफ भी साथ उनको उस तरफ उनका रुझान लगाएं। अमूमन क्या होता है कि वालिदैन को ये लगता है कि हमने उनके लिए सिर्फ एक कोई उस्ताद रख दिया या उस्तानी रख दी है, वो उनको ये दीनी रहनुमाई कर देगा तो हो गया। नहीं, जिस तरह मैंने रोल मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट कहा है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम भी उसका साथ हिस्सा बने, ताकि बच्चों को ये एहसास हो कि ये कितना ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ों में एक सबसे अहम जो इस टीनेजर्स में होता है वो ये कि बच्चों की बात बहुत सब्र व तहम्मुल से सुने, दोस्ताना माहौल दें, लेकिन वालिदैन का रोल जो है वो कभी ना छोड़ें। दूसरा ये कि उनको उम्र के हिसाब से जो जो तब्दीलियाँ उनकी जिस्मानी और वैसे आ रही हैं उसके बारे में उनकी मुसलसल साथ साथ जो है वो रहनुमाई भी करते रहें। सर, मीडिया के मुतालिक बताइए कि ये तो सोशल मीडिया का दौर है और हर तरफ मीडिया की भरमार है, बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है या उनको किस तरीके से तरतीब दिया जा सकता है कि उसको मुनासिब इस्तेमाल करें? बिल्कुल, देखें मीडिया जहाँ पे उसमें बहुत सी हमें बुराइयां भी नज़र आती हैं, बहुत सारी उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई, बहुत सारी तालीमी एतबार से भी वो हमें बहुत हेल्प देता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये लगता है कि हमने बच्चे को लैपटॉप दे दिया या मोबाइल दे दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, अब आगे वो खुद समझदार है। नहीं, हमने बच्चों को ये सिखाना है कि कौन सी चीज़ डाउनलोड करनी है, कौन सी चीज़ नहीं देखनी, कौन सा मटेरियल उनके लिए देखने वाला है, कौन सा नहीं है। हर चाहे वो गेम हो, चाहे कोई ऐप हो, चाहे कोई ड्रामा हो, कुछ भी हो, हर उनकी कोई ना कोई रेटिंग होती है। तो जहाँ तक मुमकिन हो हम एक तो ये नज़र रखें कि बच्चे देख क्या रहे हैं। दूसरा ये कि अगर कोई हमें ये लग रहा है कि जी हम एक बड़ा कोई इमोशनल किस्म का कोई ड्रामा साथ बैठ के देख रहे हैं तो ये फैमिली टाइम है, तो उसमें फिर फैमिली टाइम तब होगा कि हम उस एतबार से बच्चे भी साथ मौजूद हों कि जिनको वो सारी चीज़ें ये समझ सकें। तो मीडिया में ठीक है बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन बहैसियत वालिदैन या केयर टेकर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम नज़र रखें कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, कौन सी चीज़ें उनकी एज के मुताबिक हैं, कौन सी चीज़ें उनकी एज के मुताबिक नहीं हैं। दूसरा उसमें साथ ये है कि अगर हमने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम करना भी है, अक्सर वालिदैन के साथ ये भी शिकायत होती है कि जी बच्चे मीडिया पर ही लगे रहते हैं, तो उसमें उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ साथ देना कि जो
मिसाल के तौर पे कोई स्पोर्ट्स वगैरह या कोई फिज़िकल एक्टिविटी जो उनको पसंद है, हमारी पसंद की नहीं, उनकी अपनी पसंद की, वो उनको उसकी हम सहूलियात जिस हद तक मुमकिन हो सकता है वो उनको प्रोवाइड करें। दूसरा ये है कि बहुत सी दफ़ा में कुछ और ना भी करें, थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ बाहर निकल गए, कोई नहीं कह रहा कि बड़ी कोई लेविश किस्म की हमने शॉपिंग करनी है या कोई बड़ा कोई खाना है, भाई ऐसे ही घूम फिर कर आ गए, कोई हल्का फुल्का सा बाहर खा लिया और कुछ नहीं तो किसी पार्क वगैरह में चले गए, थोड़ा सा बच्चों के साथ हमें अमूमन जहाँ पे मीडिया तो नहीं, जहाँ पे हमें स्क्रीन टाइम कम करना होता है, वहाँ पे बेसिकली कम करने के लिए हमें उसको किसी ना किसी ऐसी चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा जो बच्चे एंजॉय करते हो। तो थोड़ा सा उनकी रूटीन के ऊपर भी काम करें, थोड़ा सा उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखें, तो मीडिया का इन्फ्लुएंस भी बच्चों के ऊपर एक मुस्बत रहेगा और साथ ही है कि उनका स्क्रीन टाइम जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा। और बिल्कुल आपने डिटेल से बता दिया कि इनका जो है स्क्रीन टाइम भी कैसे होगा। अच्छा, हम इस तमाम मामले में आप ये बताइए कि प्रोफेशनली तौर पर हमें जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने जितनी बातें आज की हैं, तो हम अपने मारे नफ्सियात से कैसे रुजू कर सकते हैं, वो हमारी क्या हेल्प कर सकता है? उसमें देखें अल्लाह ताला की तरफ से ये वालिदैन के अंदर एक चीज़ मौजूद होती है कि उनको अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये चीज़ है जो कि शायद अब ज़्यादा होने लगी। मतलब एक सादा सी मिसाल है, बच्चे को बुखार होता है, वालदा को अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं यार ये आम बुखार नहीं है, ये कोई अलग चीज़ हो रही है जिसके लिए हमें जाना चाहिए। तो पहली चीज़ ये कि जहाँ पर आपको आपकी ये वालिदैन वाली जो हिस्स है, जो आपको वो थोड़ा सा ये बता रही हो कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो उसको सबसे पहले जो है बिल्कुल उसके ऊपर उसके हिसाब से आप एक्ट करें। दूसरा ये कि जब आपने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर ली और फिर भी आपको लग रहा है कि बच्चों के रवैये में, उनकी रोज़मर्रा की रूटीन में, पढ़ाई वगैरह में फ़र्क नहीं आ रहा है, तो फिर उसमें बिल्कुल मेरा ख़्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप जो है वो माहिर नफ्सियात से या साइकोलॉजिस्ट से आप बिल्कुल रब्ता करें। कुछ चीज़ें और होती हैं बच्चों की जो एज के हिसाब से हमें नज़र आ रही होती हैं कि जैसे बहुत छोटी उम्र के बच्चे हों, जिस तरह हमने बात की कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे हों, उसमें अगर आपको नज़र आ रहा है कि बच्चे की गर्दन ठहराने में, बैठने में या बाकी चीज़ों में देर हो रही है, या स्कूल दाखिल करवाया, स्कूल में वो उस तरह नहीं चीज़ें कर पा रहा, तो बिला झिझक उस वक्त भी आप मशवरा कर सकते हैं। थोड़ी सी जैसे और बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, आपको नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें जो उनकी उम्र के बच्चे कर पा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, या थोड़ी बड़ी उम्र में आपको ये नज़र आता है कि बच्चा स्कूल में वैसे सही चल रहा था, अब अचानक से उसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें ज़्यादा होने लग गई हैं, बच्चा छोटी छोटी बात पे एकदम से घबरा जाता है या रोना शुरू कर देता है, या अब उसकी पढ़ाई में उस तरह चीज़ें नहीं कर पा रहा, रोज़मर्रा के मेल जोल काम काज में आपको नज़र आता है कि कोई चीज़ें ऊपर नीचे होना शुरू हो गई हैं, तो उसमें बिला झिझक जो है वो आप माहिर नफ्सियात से या साइकोलॉजिस्ट से रुजू कर सकते हैं। और हमारा मुख्तार शेख हॉस्पिटल स्प्रिंग क्लिनिक इसके लिए हमारी खिदमत हाजिर है। जी, अगला सवाल यही है कि एक बच्चा जिसको ये प्रॉब्लम हो तो स्प्रिंग क्लिनिक में, मुख्तार शेख हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियात है? जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से लेके बड़ी उम्र तक के बुज़ुर्गों तक के लिए तमाम तर जितनी भी ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल हैं उसका जिसको हम अपनी डॉक्टरी ज़बान में कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड होलिस्टिक इलाज मौजूद है। एविडेंस बेस से मुराद कि वो तरीका इलाज जो कि दुनिया भर में राइज है, जो कि दुनिया भर में फॉलो हो रहा है, और होलिस्टिक से मुराद ये होती है कि उसको हर एंगल से, हर मुख्तलिफ पहलू का जायज़ा लेते हुए उसका इलाज किया जाए। तो जहाँ तक अद्वियात की बात है तो वहाँ पे अद्वियात के हिसाब से साइकेट्रिस्ट भी हमारे पास मौजूद हैं, दवाइयाँ भी जो इस्तेमाल होती हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास बहुत क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, उसके अलावा स्पीच थेरेपी की भी सहूलत मौजूद है। तो एक वो तमाम तर चीज़ें जो किसी भी साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होनी चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्प्रिंग क्लिनिक मुख्तार शेख हॉस्पिटल में हर किस्म की सहूलियात जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, आखिर में कोई पैगाम, कोई मैसेज ख़ास कर हमारी जो नई नस्ल है और ख़ास कर ये जो हमारे मीडिया के दौर में पैदा होने वाले बच्चे हैं वो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम होने वाला है। बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए तो मैं सिर्फ एक दो चीज़ें ही कहूँगा जो कि बारहा मैंने आज भी कही हैं कि रोल मॉडल जैसा हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं वैसा हमें खुद उनके लिए बनना पड़ेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखें कि बच्चे हमारी हर चीज़ को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और वो हमें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और उसी से वो चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो बहैसियत वालिदैन सबसे पहले तो ये है कि हम उनके लिए एक अच्छे और मुस्बत रोल मॉडल बने। बच्चों के एतबार से मैं उनको सिर्फ यही कहूँगा कि हर चीज़
का मतलब जिस तरह एक हमारा स्कूल में स्केड्यूल बना हुआ होता है ना कि इतने से इतने बजे तक क्लास, इतने से इतने बजे तक क्लास, तो दिन भर की हमारी जो है ना एक वो मुस्बत रूटीन होनी चाहिए जिसमें पढ़ाई, खेलकूद, मोबाइल, इन तमाम चीज़ों को वो रखें। लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कि एक चीज़ पूरी हमारी रूटीन पर हावी हो। एक बैलेंस्ड रूटीन बनाएं, एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारें। और सबसे अहम ये है कि दिन के किसी ना किसी हिस्से में ये चीज़ ज़रूर हो कि जहाँ पे कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी वो ज़रूरी है, चाहे वो खेल की सूरत में हो, चाहे हल्की फुल्की वर्जिश की सूरत में हो, चाहे वो सिर्फ बाहर जाके वॉक करने की सूरत में हो। एक ये चीज़, और दूसरा एक बहैसियत पेरेंट्स और बहैसियत फैमिली भी, जो कि बहुत ज़रूरी है कि कोशिश करके दिन का कोई एक टाइम या कोई एक एक्टिविटी बांध लें कि जी रोज़ मिसाल के तौर पर रात को खाना हमने साथ खाना है, और जब से खाना साथ खाना है तो उस वक्त कोई टीवी, मोबाइल, रेडियो वगैरह हम कुछ नहीं चलाएंगे। ये 15-20 मिनट वो हैं कि जिसमें हम बहैसियत फैमिली साथ बैठ के खाना खाएंगे। बहुत सी दफ़ा में बाज़ लोग जो हैं वो कोई ना कोई एक इबादत का टाइम जो है वो फ़िक्स कर लेते हैं कि जी ये रोज़ाना बस ये जो है ना ये हमने साथ करनी है, या ये एक छोटी सी चीज़ है कि जी रात को सोने की दुआएं हम सब ने बैठ के साथ पढ़नी है। तो इस तरह की कोई ना कोई एक चीज़, ऐसी एक्टिविटी रखें दिन भर में कि जहाँ पे तमाम जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब साथ हों। उस वक्त ना कोई मोबाइल, ना कोई टीवी, ना कोई रेडियो, ना कोई और, सिर्फ आप लोग साथ हैं, और वो 5-10 मिनट जो है वो अपनी एक दूसरे की कंपनी जो है वो आप इंजॉय करें और साथ मिलकर कोई एक्टिविटी करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद मालूमात दी हमारे बच्चों के हवाले से। जी सामने ग्राम, आज का प्रोग्राम डॉक्टर अदील अनवर बेग हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तार शेख हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़, और माहिर नफ्सियात बहुत डिटेल से बच्चों की नफ्सियात बारे और उसके हल कि उनको किस तरह बेहतर नशोनुमा उनकी की जा सकती है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, उन्होंने आज तफसील से बयान की। इसके साथ ही अपने मेज़बान इसरार चौधरी को इजाज़त दीजिए। अगले किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे नई पर्सनैलिटी, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।